इस वर्ल्ड हार्ट डे है। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज की शाम ये खास कार्यक्रम है क्योंकि परसों हम सब जानते हैं 29 सितंबर है, यानी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाएगा। खुर्शीद तलब का एक शेर है, वहां से बात शुरू करते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। वो ये कहते हैं, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, पूरे दिन में 1 लाख बार, और पूरे साल में अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ 70 लाख बार औसतन धड़कता है हमारा दिल। और ये करोड़ों बार धड़कने वाला दिल अगर न धड़के तो करोड़ों रह जाएंगे यहीं पर और जिंदगी का फिर कुछ पता नहीं होगा। लेकिन हमें अपने दिल की चिंता होती ही कब है। बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि अरे हम क्या करें, आजकल जो माहौल है उसमें तनाव इतना है, खान पान ऐसा है, वगैरह वगैरह। दिल की ये बीमारियां न बढ़ें तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन हम सोचते कब हैं इस दिल के बारे में। बहुत से लोग जिनको हाइपरटेंशन है या जिनको डायबिटीज है, यानी अब तक ये कहा जाता था कि अक्सर दिल की समस्या उन लोगों को होती है जिनके परिवार में किसी को ये समस्या रही हो या जिनकी उम्र ज्यादा हो। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि हमारे देश में नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स के अलावा जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स यानी जिनको बदला जा सकता है, उन कारणों की वजह से भी दिल की बीमारियों के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ध्यान देने की जरूरत है इस दिल के लिए, और बहुत जरूरत है आज ये समझने के लिए कि दिल क्यों जरूरी है हमारे लिए और इसकी सेहत और भी ज्यादा जरूरी। जी हाँ, और अगर बात करें दिल की धड़कन की, तो जो धड़कन हमें सुनाई देती है वो दरअसल आवाज़ होती है हार्ट वाल्व की, जब वो खून को पंप करते हैं। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि महिलाओं का दिल पुरुषों के दिल से कुछ तेज धड़कता है। जहाँ पर पुरुषों का दिल 1 मिनट में 70 बार, वहीं महिलाओं का दिल 1 मिनट में लगभग 78 बार धड़कता है, यानी कि 8 बार तेज धड़कता है। इसके अलावा अगर ये बात जानें कि दिल की बातें बहुत बार होती हैं, लेकिन हृदय के बारे में कौन से खतरे हैं जिन्हें पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का ये मानना है कि बेहतर यही होगा कि इनके विषय में, इनके खतरे के विषय में पहले से जानकारी हो, जिससे काफ़ी हद तक खुद का बचाव किया जा सके और वो खतरे या फैक्टर्स जिन्हें हम बदल सकते हैं उन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो आइए ये जानते हैं कि ये जो खतरे हैं और दिल की बीमारियां हैं, इसके विषय में कितनी जानकारी है हम सभी को। आजकल का हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसमें स्ट्रेस भी है और डेडलाइंस मीट करने का प्रेशर भी। हर किसी की बस एक ही शिकायत कि हमारे पास अपने लिए समय नहीं है। व्यस्त जिंदगी में मसरूफ रहते हुए शायद हम ये भूल जाते हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान न देने का परिणाम क्या हो सकता है। क्या हमें अंदाजा है कि ऐसी जीवन शैली खतरा है हमारे स्वास्थ्य और खास तौर पर हमारे हृदय के लिए। हार्ट डिसीज़ का खतरा जो शुगर पेशेंट हैं या जिनका मोटापा ज़्यादा है या जिन्हें टेंशन है, उनका ये कारण है हार्ट डिसीज़ होने का। एक तो बैड ईटिंग हैबिट्स, कहीं भी देखा खा लिया, ये सब गलत है। फीमेल्स में जो होते हैं उनकी हार्ट अटैक वगैरह उनके केसेस में कम होते हैं। बच्चों का तो आजकल पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है इतना, और कंप्यूटर और सेल फोन से, तो फिजिकल एक्सरसाइज तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। जो स्मोकिंग करता है उसी को हार्ट अटैक होता है। अगर आप खुश हैं तो आपको हार्ट डिजीजेस नहीं होगी। There is no relation of alcohol intake with heart attack. अगर खान पान की बात करें तो कई तरह की वैरायटी मौजूद है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है या वो कितना पौष्टिक है, इसकी कोई फिक्र नहीं। क्या हम जानते हैं कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आहार कैसा हो? कोल्ड ड्रिंक का
सारा होल बॉडी पे बुरा असर होता है। लैक ऑफ इनटेक ऑफ गुड फूड, नेचुरल फूड, पूरे आर्टिफिशियल हो गया अपना। घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है आजकल, उन्हें यह है कि बाहर का मिल जाए, बर्गर, नूडल्स। डाइट इज़ नॉट अ कॉज ऑफ हार्ट अटैक। टेस्ट के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स भी देखने चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए सही है। हृदय की बीमारियां जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, ऐसे में बेहतर है ये समझना कि हृदय रोग के खतरे को कम कैसे किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। बात करें अगर दिल की, तो उसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमारा खान पान जितना ज़्यादा अस्वस्थ शैली की तरफ बढ़ रहा है, यानी हमारे खान पान में ज़्यादा तेल, घी और वसा बढ़ा है, ये मामले भी ज़्यादा बढ़े हैं। और साथ ही साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमें ज़रा कसरत करने से ज़रा परहेज़ रहता है। आज बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और उस माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हमारे दिल पर पड़ रहा है बुरा असर। विशेषज्ञों से जानते हैं कि क्या करना है हमको, क्योंकि जो बातें आती हैं खान पान को लेकर, जिसमें ये कहा जाता है कि वेजिटेरियंस यानी जो शाकाहारी भोजन करते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ का खतरा 19% तक कम होता है। चॉकलेट्स खाने से, कॉफ़ी से इसका खतरा कम हो जाता है। कितनी सच्चाई है इन बातों में, ये भी विशेषज्ञों से जानेंगे। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके बहल, आप प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नमस्कार। डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट। नमस्कार। डॉक्टर संजय त्यागी, डायरेक्टर जीबी पंत हॉस्पिटल। और मुंबई से खास विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत पांडा, ही इज चेयरमैन एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट फ्रॉम मुंबई। आप सभी का स्वागत है। और ख़ास तौर पर हृदय के बारे में जानकारी तो सभी लेना चाहते हैं। एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत सी बात होती है, लेकिन जो खान पान की, एक्सरसाइज की या फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात होती है कि ख़तरे कौन से हैं, पहचानना है उन्हें, उसके विषय में सभी बात करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ बैठे विशेषज्ञों से आज विस्तार से हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनसे आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर वीके बहल, हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोगों को मन में ये प्रश्न भी उठ सकता है कि आज जबकि बहुत चर्चा मीडिया में इस वक्त डेंगू और दूसरे इन्फेक्शंस की होती है, हम बात कर रहे हैं दिल की, उस माहौल की जो दिल के लिए बहुत अच्छा हो। जी, आपने बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। जब भी हम बात करने लगते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ की, जिनमें हृदय रोग, डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर आते हैं, और हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ये स्वाभाविक है कि ये प्रश्न उठेगा कि हम एक विकासशील देश हैं और हमें अनसेफ प्रेगनेंसीज, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, इनसे जूझना हमारी प्राथमिकता है। पर यदि हम आंकड़ों को देखें तो हम ऑलरेडी डायबिटिक कैपिटल कहलाते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स हैं वो हमारे देश में है। और यदि यही रफ्तार रही तो 2020 या 25 तक हम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी हो जाएंगे। तो ये जो एपिडेमिक है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ का, वो हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तो हम अनफॉर्चुनेटली, हमें जो विकासशील देश हैं उनकी जो समस्याएं उनसे जूझना है, और जो विकसित देश हैं जो उनसे जो समस्याएं हैं, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, उनसे भी जूझना है। इवन यदि आप रूरल एरियाज़ की बात करें तो आंध्र प्रदेश के गांव में एक सर्वे हुआ जिसमें पता लगा कि 30% जो मृत्यु दर है वो अकेले हृदय रोग से है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस, HIV और जो ट्रॉमा, इन सब से यदि हम उनको सम्मिलित कर लें तो उनसे ज़्यादा है। तो ये एक मिथ्या होगा कि हम सिर्फ इन्फेक्शन से ही जूझें, हमें दोनों से जूझना पड़ेगा और इस एपिडेमिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, और बहुत ज़रूरत है जानकारी लेने की इस विषय पर। डॉक्टर अशोक सेठ, जब भी हम हृदय की बात करते हैं, जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, तो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट सामने आते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए, खाना खाइए और कुछ आपको सावधानी रखनी है जिससे काफ़ी हद तक हृदय रोग न हो, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अभी आपने सुना, जो हमने रिपोर्ट में भी देखा, लोगों के जो अभी भी सवाल हैं या उनके व्यूज़ हैं, कहाँ पर आपको लगता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो शायद हम लोगों को ये लगता है कि सभी को होनी चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन होना और क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या आपको फर्क लगता है इस पर? जी बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट मैं तो लोगों को ये कहूँगा कि
हिंदुस्तान सिर्फ हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ का कैपिटल ही नहीं है, गंभीरता की ये बात है कि ये हार्ट डिजीज़ का शमशान घाट है। डेथ्स फ्रॉम हार्ट डिजीज़ बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में। 50% डेथ्स पूरे वर्ल्ड के हिंदुस्तान में होती हैं फ्रॉम हार्ट डिजीज़। तो असल में आपने खुद ही देखा कि लोगों को आइडिया तो है ही जी, और आई थिंक अवेयरनेस की हम बात करते रहते हैं मीडिया के थ्रू, वैसे भी हर तरीके से। सो कहूँगा कि काफ़ी लोगों को अवेयरनेस है कि ठीक है, खाना ठीक से खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, बट एक साइको सोशल डिस्कनेक्ट है हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोग काउंटर एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। हम सीट बेल्ट भी तभी लगाते हैं जब एक्सीडेंट हो जाए, हम इंश्योरेंस भी तभी कराते हैं जब चोरी हो जाए जी। इनफैक्ट हम हमेशा सोचते हैं कि ये हार्ट डिजीज़ किसी और को अफेक्ट करेगी, हमें तो होगी नहीं। और इनफैक्ट अगर कोई भी देखे, मैं कहता हूँ पूरे जो हमको देख रहे हैं आज और सुन रहे हैं, उनमें से हर किसी न किसी उनके नियर एंड डियर वंस या उनके परिवार में, या हो सकता है उन्हें ही अब तक हार्ट डिजीज़ हो चुकी है। सो ये हमें समझ के चलना है कि ये एक ऐसा है कि हम लोग एक लोडेड गन है, जो कि हार्ट डिजीज़ हमें कभी भी स्ट्राइक कर सकती है, हमें किसी दिन भी हार्ट अटैक आ सकता है और हम इसके शिकार बन सकते हैं, और ये रियलिटी है। इसीलिए हमें ये प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए। हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करना हमारे खुद के हाथों में है। जी, ये जो स्थिति सामने आ रही है डॉक्टर संजय त्यागी, जिसके अंदर एक बड़ा भाग जिन्हें हार्ट अटैक होता है और उसकी वजह से मृत्यु होती है, वो हमारे देश में है। वहाँ पर आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर महिलाओं और पुरुषों का औसत देखें या कंपैरिजन करें, तो उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है महिलाओं का जिन्हें हार्ट अटैक होता है और उससे मृत्यु हो जाती है। महिलाओं का आंकड़ा ज़्यादा है। क्या कारण आप इसका मानते हैं? आपने ठीक कहा कि माहवारी रुकने के बाद, यानी मीनोपॉज होने के बाद महिलाओं में हार्ट अटैक की संभावना अधिक होती है। उससे पहले पुरुषों में हार्ट अटैक की संभावना अधिक होती है। पहले कहा जाता था कि 40 वर्ष 50 वर्ष की उम्र ही हार्ट अटैक होता है, पर अब हम देख रहे हैं 10 से 20% लोग 30 वर्ष की उम्र से पहले हार्ट अटैक से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो हार्ट अटैक अब सभी को अफेक्ट कर रहा है, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी, और इसका रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, मृत्यु का भारतवर्ष में सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक है जी। और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी बहुत एक कॉमन बीमारी हो गई है। हाई ब्लड प्रेशर का हार्ट से सीधा सीधा ताल्लुक है। अभी हमने 21 सितंबर को एक पूरे भारतवर्ष में एक सर्वे किया और उसमें ब्लड प्रेशर नापा गया कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में। 1,80,000 लोगों का ब्लड प्रेशर नापा। उसमें पाया कि इनमें से 2/3 लोगों को तो अपने ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं था। और मान लीजिए 2/3 लोगों को, मतलब 1/3 लोगों को ही ब्लड प्रेशर का पता था, 2/3 को ये साइलेंट था, उनमें कोई इफेक्ट ही नहीं था, कोई सिम्टम नहीं थे। डिटेक्ट किया गया, कईयों में तो बहुत हाई ब्लड प्रेशर था। और हाई ब्लड प्रेशर अब हर 40 वर्ष की उम्र हर तीसरे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है। तो बहुत बड़ी संख्या है हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों की। और हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो पूरे शरीर पर, दिल पर इफेक्ट डालता है, दिमाग पर इफेक्ट डालता है, गुर्दे पर इफेक्ट डालता है, आपकी आंखों पर इफेक्ट डालता है। और ये लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहने से ये सारे अंग कमज़ोर होने लग जाते हैं। और जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का पता भी है, उनमें से खाली 10% में ही कंट्रोल्ड है। अगर आप 100 में से दवाइयां ले रहे हैं, 10% लोगों का ही ब्लड प्रेशर एडिक्वेटली कंट्रोल्ड है। मतलब 90% लोगों का ब्लड प्रेशर उनको पता होने के बावजूद भी ठीक तरह कंट्रोल नहीं है। इंटरनेशनल फिगर्स हैं और हमारे भारतवर्ष का भी यही हाल है। ये आंकड़े बहुत चिंता में, बहुत चिंताजनक हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या क्या तकलीफ है। हमें डायबिटीज़ है, हमें हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि इनको साइलेंट किलर कहा जाता है। और जब तक इनके सिम्टम नहीं आते या सीरियस स्त्री या पुरुष नहीं हो जाता, तब तक इनका पता ही नहीं चलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम टिप ऑफ आइसबर्ग के नीचे जो छुपा हुआ है बीमारियों का जखीरा छुपा हुआ है, तो उसका पता करें और उनको प्रिवेंट करें, जिससे कि हमें आगे आने वाली हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां, फालिस की बीमारियां और हार्ट अटैक की बीमारियां एक बहुत कॉमन एसोसिएशन है। दोनों ही वैस्कुलर बीमारियां हैं, दोनों का इटियोलॉजी मतलब उनका कारण सिमिलर होते हैं, और दोनों ही मृत्यु और डिसेबिलिटी का बहुत बड़ा कारण है। पर जैसे आपने बताया, इस सर्वे के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से 3 में से 1 व्यक्ति को हर 3 में से एक व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनमें से सिर्फ 10 का ही ठीक ठाक कंट्रोल है। बाकी 90% खतरे की जद में है। और ये भी था उसमें कि जो 18 to 25 या 25 to 40 ईयर्स में 25% को हाई ब्लड प्रेशर था। तो ये देखा गया कि यंग लोगों में भी ब्लड प्रेशर चल रहा है जी। और वो तो सोचते हैं कि हमें हो ही नहीं सकता जी। और बातचीत में शामिल करते हैं मुंबई से डॉक्टर रमाकांत पांडा को। डॉक्टर पांडा, ये जो बात अब आ गई है युवाओं के लेकर,
एक बात जो चिंता में डाल रही है वो ये कि उनमें उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर जल्दी देखा जा रहा है और हृदय की बीमारियां जल्दी देखी जा रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ है युवाओं को लेकर जो इतनी जल्दी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? दोबारा थोड़ा पूछे, आवाज थोड़ा नहीं आ रहा है। डॉक्टर पांडा, मैं दोबारा कहता हूं, अपना सवाल दोहराता हूं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि युवाओं में उच्च रक्तचाप और हृदय की बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी आ रही हैं, कम उम्र में आ रही हैं, इसका क्या सबसे बड़ा कारण आप देखते हैं? इतनी जल्दी ऐसा क्या हो गया है? आई थिंक ये लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। आप देखेंगे लास्ट जो 30-40 साल में लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। पहले एटलीस्ट हमारा जब यंग थे उस टाइम एटलीस्ट थोड़ा एक्सरसाइज करते थे, टाइम भी था करने के लिए, जगह भी था। और अभी तो जगह भी नहीं कहाँ लोगों को एक्सरसाइज, बच्चे लोग एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद एवरीबॉडी इज ऑन द कंप्यूटर और ऑन द मोबाइल, और उसके पे जो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बिल्कुल नहीं है टाइम, नाइदर टाइम है और लोग कर रहे हैं। प्लस जो स्ट्रेस, प्लस खाने पीने का सब स्टाइल चेंज हो गया है। पहले जो हमारा इंडियन जो रेगुलर खाना था वो एटलीस्ट इट वाज वेरी हार्ट हेल्दी। अभी जो ज़्यादातर फास्ट फूड है जिसमें ज़्यादातर ऑयल रहता है और उसमें सोडियम जो नमक रहता है, ऑल दिस थिंग्स एड अप अल्टीमेटली टू ये जो कम एज में जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हो रहा है। जी डॉक्टर संजय त्यागी, ये बात अक्सर चर्चा में आती है और कभी कभी लगता है कि शायद ये कुछ बात समझ में आ रही है, लेकिन बहुत सी बात समझ में नहीं आती है कि इतनी जल्दी क्या हमारे शरीर पर और पूरे देश में इतनी जल्दी युवाओं की सेहत पर असर आ जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगी। और जिस ज़माने की डॉक्टर पांडा बात कर रहे हैं उसमें एक और भी बात है, तब हमारी औसत जो आयु थी, उम्र थी, वो कम भी थी। तो एक मतलब सिक्के के दो पहलू भी हैं। फिर नहीं, आपने ठीक कहा, पर ये यंग एज में हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर, जैसा हमने अभी सर्वे में भी डिटेक्ट किया, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट अटैक है। पहले भी जल्दी उम्र पे मृत्यु हो जाया करती थी पर उनका कारण ही पता नहीं लगता था। और अब जैसा कि अब मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, जिसमें शहरी जो लाइफस्टाइल है जिसमें एक्सरसाइज की कमी है, स्ट्रेस ज़्यादा है, फास्ट फूड्स ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं और ज़्यादातर अपना स्कूलों में भी बच्चों पे पढ़ाई का बोझ ज़्यादा है और एक्सरसाइज की कमी है, वहाँ पे गेम्स के पीरियड कम है और पढ़ाई के ज़्यादा है। बस्ते का वजन बढ़ता चला जा रहा है, बच्चों पे अर्ली एज पे इफेक्ट पड़ रहा है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी और स्ट्रेस, एक स्ट्रेस भी है, उनको कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। तब तो डॉक्टर बहल फिर होगा क्या? एक तरफ हमको आर्थिक रूप से भी प्रगति करनी है, पैसा भी ज़्यादा कमाना है। जो गाँव में रहते थे उनमें से बहुत से लोग शहर भी आ गए और गांव में भी ऐसा तो नहीं तनाव वहाँ कम है, वहाँ भी तनाव बहुत ज़्यादा है। तो फिर होगा क्या? सेहत के मामले में हम पिछड़ते जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने खुद ही कहा कि हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, एवरेज लाइफ स्पैन, तो इसका मतलब है कि हमने इन्फेक्शन पे कंट्रोल पाया है और जो हार्ट डिजीज़ेज़ थी उनके जो इलाज में हमने सफलता पाई है। परंतु दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि युवाओं में हो रहा है। एक सर्वे किया गया था 54 कंट्रीज़ में इंटर हार्ट, जिसमें बताया गया था जो 9 रिस्क फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, सबको पता है, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या मोटापा, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, आहार जो है संतुलित ना होना, स्मोकिंग, ये कॉमन है। वो इंडिया में भी वही है, एशिया में भी वही है, विकसित देशों में भी वही है। और 40% जो मॉर्टेलिटी रेट जो कम हुआ है विकसित देशों में, वो प्रिवेंशन से हुआ है, न कि इंटरवेंशन से। इंटरवेंशन का जो ट्रीटमेंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है। तो ये सिंपल तरीके हैं जिनको हम सब जानते हैं, बस उनको कार्यान्वित करना है। इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे एवरी ईयर 29 को, जैसे आपने बताया, इस जागरूकता को लाने के लिए इस बार का स्लोगन है हार्ट हेल्दी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से मतलब पॉल्यूशन से नहीं है, इन्वायरमेंट मतलब जो आपका घर में इन्वायरमेंट है, जिसमें फूड आएगा, जिसमें हैबिट्स आएंगी कि आप टीवी को इनकरेज ना करें, गेम्स खेलें अपने बच्चों के साथ, एक न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें फैट्स कम हो। वैसे ही प्ले में आपको स्कूल में जाते हैं तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, उनके जो टिफ़िन है, जो कैंटीन है, उसमें हम हार्ट हेल्दी फूड रखें। ऐसे ही जो वर्क प्लेस हैं उसमें जिम्स रखें, जब भी टाइम मिला आप एक्सरसाइज कर लें। तो ये सब जो इन्वायरमेंट से हमारा मतलब है, पूर्ण इन्वायरमेंट को हम यदि चेंज कर पाएँ तो कोई कारण नहीं है कि हम भी मॉर्टेलिटी रेट इसको कम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जो
बहुत से फैक्टर है जैसे आप बता रहे थे वो मॉडिफाइबल है। नॉन मॉडिफाइबल तो सिर्फ एज है या आपका जेंडर है या फैमिली हिस्ट्री है, और तो कुछ डिफरेंट नहीं है, और तो सब मैन मेड है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए डेंगू के लिए जाते हैं, इन्फेक्शन के लिए जाते हैं, तो क्या कारण है कि आप ब्लड प्रेशर ना नपवाएं? सिंपल से यदि आप ब्लड प्रेशर नपवा लेते तो आपको पता लग जाता, क्योंकि ये साइलेंट डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, जब तक आप नापेंगे नहीं तो ये नंबर्स आपको पता नहीं होंगे। नंबर्स पता होंगे तो उसका इलाज बहुत सरल है। डॉक्टर सेठ, ये जो सारी स्थिति हमारे सामने अभी आई है जिसमें ये बात हो रही है कि व्यक्ति को पता नहीं होता, लेकिन जब युवाओं से बात की, बहुत सारे युवा आपने भी जरूर देखे होंगे जिसके अंदर वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे और उनके हिसाब से वो डाइट कॉन्शियस भी थे, हेल्थ कॉन्शियस भी थे, लेकिन उनको हार्ट अटैक आया, पता नहीं चला, और शायद क्योंकि उनको लगा कि वो हेल्थ कॉन्शियस हैं तो उसको ट्रीट किया गया एसिडिटी की तरह, जिसकी वजह से वो फेटल हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा जो कि हर दर्शकों को पता होनी चाहिए। एक तो ये राइज इसलिए की है कि हम लोग, हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है। नॉर्मली ही अगर हम बिल्कुल किसी रिस्क फैक्टर के बगैर रहें तो हमारी 2.5 टाइम्स चांसेस है देन यूरोपियंस टू हैव अ हार्ट अटैक। यानी आप कह रहे हैं कि पहले से ही खतरा ज्यादा है हिंदुस्तानी में, 6 टाइम्स मोर देन चाइनीज एंड 20 टाइम्स मोर देन जापानीज। तो हम तो एक लोडेड गन की तरह घूम रहे हैं। जहां हमारे रिस्क फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हुए, या हमने मोटापा डाल लिया, या स्मोकिंग शुरू कर दी, तो हार्ट अटैक हमारे में बहुत ज्यादा, यानी चिंगारी लगी और ब्लास्ट हो जाता है। तो ये समझने की बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदुस्तानी कई जनरेशन से बाहर में रह रहे हों, सिंगापुर में रह रहे हों, वेस्ट इंडीज में रह रहे हों, सब में देखा गया कि हार्ट डिजीज ज़्यादा है फॉर द सेम रिस्क फैक्टर्स। सेकेंड बात इनमें ये है कि इसीलिए हम देखते हैं कि ज़रा सी थोड़ी सी रिस्क फैक्टर्स आए और ये सिचुएशन डिटोरेट होती रही, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो यंग लोगों में हार्ट डिजीज इंक्रीजिंगली राइज की है, हाइपरटेंशन राइज किया है पिछले 20-30 सालों में, इसी की वजह से हुआ है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यंग लोगों में जो हार्ट डिजीज राइज कर रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बिलीव नहीं कर पाते हैं जब हार्ट अटैक होता है। क्योंकि हार्ट अटैक होता है, वेरियस सिम्टम्स तो टिपिकल होते हैं कि एक सिवियर चेस्ट पेन हुआ, सांस फूला, एकदम दहशत की सिचुएशन आ गई, पसीना आ गया। बट ये देखा गया है कि 70% लोगों को तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि वो सोचते हैं कि शायद मस्कुलर पेन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, गैस हो रहा है, और वो एक्चुअली डिले होते जाती है उनकी डायग्नोसिस। हार्ट अटैक में तो सबसे अनिवार्य है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचा जाए उतनी ही जल्दी हार्ट सेव हो जाता है, हार्ट की मसल सेव हो जाती है, खतरा टलता है, और फ्यूचर की लाइफ, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ प्रिजर्व रहती है। और ये जो हम कहते हैं कि 1 घंटे में अस्पताल पहुंचना हार्ट अटैक के बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपका हार्ट बच सकता है, और हर मिनट पे हार्ट की मसल डाई डाउन करती रहती है, और 12 घंटे तक सोचिए कि हार्ट पूरा डैमेज हो जाता है और आपकी ज़िंदगी कम हो जाती है। उसके रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये देखा जा रहा है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं है कि अस्पताल नहीं पास में था या मैं पहुंच नहीं सका। 70% तो लोग पहचान ही नहीं पाते कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। गैस की दवाइयाँ लेते रहते हैं, घंटा बीतता जाता है, और जब तक वो पहुँचते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक हो चुका होता है, और फिर ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक समझने की बात है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि इसमें घबराने की बात नहीं है। ये नहीं कि अब इसके बाद हर दर्शक जिसको एसिडिटी हो रही है वो भागे अस्पताल, बट शर्माने की बात भी नहीं है कि अगर आपको अस्पताल जाना पड़े, एक ईसीजी कराना भी पड़ गया और नहीं निकला, तो सावधानी की बात है, शर्माने की बात नहीं। जी, हार्ट अटैक की बात आ रही है, डॉक्टर पांडा के पास चलते हैं। डॉक्टर पांडा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वहीं जब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की, तो बहुत से लोगों को लगता है कि हमेशा एंजियोप्लास्टी वर्सेस सर्जरी। कुछ लोगों को लगता है कि सर्जरी करवा ली जाए, कुछ लोगों को लगता है कि स्टेंटिंग हो सकती है, अगर अभी स्टेंटिंग कराई तो शायद बाद में जाकर तो सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। क्या पैरामीटर्स होने चाहिए ये डिसाइड करने के लिए, खास तौर पर क्योंकि उस समय जो चॉइस है वो मुश्किल हो जाती है उस व्यक्ति के जो फैमिली है, क्योंकि वहाँ पर डर भी होता है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। हाँ जी, ये जो बाईपास या एंजियोप्लास्टी, लेकिन कॉमन सबका ऐसे है कि एक बार छाती में दर्द हुआ या हॉस्पिटल चला गया, एंजियोग्राम हो गया, तो सबको एंजियोप्लास्टी की बाईपास ज़रूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि 100 मरीज से करीब 70 मरीज की दवाई से चल सकता है। सिर्फ 30 मरीज का जो एंजियोप्लास्टी बाईपास ज़रूरत पड़ता है,
और एंजियोप्लास्टी और बाईपास हम उसको एडवाइस करते हैं जहां जान के ऊपर ज़्यादा खतरा है। जी। जैसे हार्ट के अंदर 3 मेजर आर्टरी है, कोई मेजर आर्टरी जहां ओरिजिन जहाँ निकला है उधर ब्लॉकेज हो, और बहुत सारे ज़्यादा हार्ट एरिया अफेक्ट है जहाँ की ये जो ब्लॉकेज सपोज 100% होकर हार्ट अटैक हो जाएगा तो जान के ऊपर खतरा हो सकता है। नहीं तो बहुत एरिया हार्ट डैमेज हो गया तो उसके क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म पेशेंट का जो मरीज का सर्वाइवल कम हो जाता है। ये 2 सिचुएशन में एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत पड़ता है जी। और उसके साथ जैसे बताया 70% मरीज का जहाँ सपोज छोटा आर्टरी में ब्लॉक है या ब्लॉकेज बहुत क्रिटिकल नहीं है, जिसको हम 70% से कम ब्लॉकेज बोलते हैं जो क्रिटिकल नहीं है, वो सब सिचुएशन में दवाई और जैसे लाइफस्टाइल चेंज, जैसे ब्लड प्रेशर है उसका अच्छी तरह इलाज करना चाहिए। जैसे अब पहले डॉक्टर सब बताया कि 90% 100% पेशेंट ओनली 10% का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, 90% नहीं होता है। तो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट होना चाहिए, डायबिटीज़ है तो उसका अच्छी तरह इलाज करना चाहिए, जिसका ओवरवेट है उसको थोड़ा वेट रिडक्शन करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब चीज़ करना चाहिए, प्लस दवाई लेना चाहिए। तो 70% मरीज का जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत नहीं है जी। 30% मरीज का जरूरत है, जहाँ की आइदर एंजियोप्लास्टी और बाईपास, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ब्लॉकेज नहीं है तो एंजियोप्लास्टी बेहतर रहेगा, और बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज सपोज पेशेंट के 4, 5 या 6 ब्लॉकेज है, बहुत एरिया लंबा ब्लॉकेज है, वो सिचुएशन बाईपास बेहतर रहता है। जी। अब उस स्थिति में लौटते हैं डॉक्टर संजय त्यागी, जहाँ पर डॉक्टर सेठ ने कहा कि सिम्टम्स आने लगते हैं। यहाँ पर 2 स्थिति हुई, एक कि व्यक्ति को और उसके परिवार वालों को पता ही नहीं चला कि ये हार्ट अटैक है, और दूसरा कि उस समय वहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जो गोल्डन आवर की बात होती है। जैसे डॉक्टर सेठ ने भी कहा कि जल्दी से जल्दी 1 घंटे तक अस्पताल पहुँच जाएं। इन दोनों स्थितियों में क्या किया जा सकता है? पहले पहचाने कैसे, और दूसरा अगर नहीं है फैसिलिटी अवेलेबल तो कैसे उस टाइम को मैनेज किया जाए? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न किया आपने। सबसे पहले वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट अटैक के? हार्ट अटैक में जब दर्द जिसे हम कहते हैं दिल का दर्द होता है, वो ज़्यादातर घुटन जैसा दर्द होता है। ऐसा लगता है कि दिल पे दबाव पड़ रहा है, घुटन महसूस हो रहा है। ज़्यादातर ये छाती के बाईं ओर या बीचों बीच होता है, बाईं बाजू की तरफ जाता है या बाईं जबड़े की तरफ जाता है। अगर चलने पर दर्द होता है और बैठने पर ठीक हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एंजाइना। अगर ये बैठे बैठे हो जाता है और ठीक नहीं होता, 20 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, आपको दर्द और लगातार होता रहता है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, साथ में घबराहट होने लगे, पसीना आने लगे, तो इसको, और कई लोगों में वॉमिटिंग, नोजिया जैसा भी फीलिंग होती है, जिससे कि इंडाइजेशन से इसको मिस्टेक किया जाता है। तो अगर आपको ऐसे वार्निंग सिम्टम हो रहे हैं कि छाती पे दबाव हो रहा है, घबराहट हो रही है, और ये जो छाती पे दबाव है नाभि के ऊपर हो रहा है, जबड़े तक जा रहा है, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेके, डॉक्टरी सलाह में सबसे ज़रूरी क्या है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, एक सिंपल सा ECG अगर कर लें तो 90% लोगों में पता लग जाता है कि हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फैसिलिटी की बात हम जहाँ कर रहे हैं, तुरंत उनको ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ ECG की सुविधा उपलब्ध हो या कोई बड़ा अस्पताल पास में हो। बड़ा अस्पताल पास होने से फ़ायदा क्या है? ज़रूरी नहीं वहाँ पे बैलून एंजियोप्लास्टी की या ऐसी ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी हो। हाँ, अगर डायग्नोसिस हो गया तो इंजेक्शन लगा के हम उस जो ब्लॉक्ड आर्टरी है, उसके जो ब्लॉकेज होता है, हार्ट अटैक होता है, खून जम जाने से हो जाता है, खून का थक्का बन जाता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल जमता है जब आर्टरीज के अंदर, वो एक प्लाक बना देता है, यानी एक छाला बना देता है। जैसे वो छाला फूटता है तो हम प्लेटलेट आके जमा हो जाते हैं और खून जम जाता है वहाँ पे। खून के जमने से नाड़ी पूरी तरह बंद हो जाती है, तो इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि खून का बहाव फिर कायम हो जाता है। अगर वहाँ पे एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है तो इंजेक्शन लगा के भी उस आदमी को बचाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे पहले घंटे की, हार्ट अटैक से जो मृत्यु होती है सबसे ज़्यादा पहले घंटे के अंदर होती है, और वो भी कार्डियक अरेस्ट से होती है। अगर उस तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा तो जो कार्डियक अरेस्ट वाली प्रॉब्लम है तो उसको शॉक देके ठीक किया जा सकता है। तुरंत डायग्नोसिस के बाद उसको प्रॉपर इलाज, इंजेक्शन दिया जाता है। और घर में भी जैसे डायग्नोसिस हो, अगर कोई ब्लीडिंग की संभावना नहीं है, जैसे अल्सर की शिकायत नहीं है, तो उसको एस्प्रिन की गोली पानी में घोल के या चबा के तुरंत एक पूरी गोली अगर ले ले तो हार्ट अटैक के प्रोग्रेशन रुक जाता है जब तक कि आदमी अस्पताल पहुंचे। और ज़रूरी नहीं है कि एम्बुलेंस आए, कोई भी आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, उसको लेके तुरंत बड़े से बड़ा अस्पताल जो पास में हो वहां तक पहुंचे, डॉक्टर तक पहुंचे, जहां आपको सुविधा मिल जाए कि डॉक्टर डायग्नोज करके और तुरंत उसका इलाज चालू कर दे। जी किरण जी, एक बात मैं दर्शकों के लिए एक मिसकंसेप्शन जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि अक्सर जब किसी को हार्ट अटैक होता है और एक अस्पताल पहुंचते हैं जहां पे कहा जाता है कि अब आपकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी स्ट्रेट अवे होगी, तो लोग बड़े भयभीत होते हैं,
कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि शायद हमें फंसा रहे हैं, बट एक्चुअली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फैक्ट है कि हार्ट अटैक की बेस्ट ट्रीटमेंट एंजियोग्राफी या और एंजियोप्लास्टी से होती है, और अगर उसकी सुविधा नहीं है तो वो इंजेक्शन जिससे कि खून का थक्का डिसॉल्व हो सकता है उससे होती है। तो ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट ऑफ लाइफ है, इसीलिए किसी को डरना नहीं चाहिए। अगर वो सुविधा प्राप्त है तो उसको सीधा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे क्लियरली अब तो देखा गया है कि उसी से सबसे बड़ा लाइफ को फ़ायदा है, फ्यूचर में हार्ट मसल बचती है और लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। तो तुरंत करवाया जाए अगर बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके तुरंत करवाया जाए, उसके लिए ज़्यादा सोच विचार नहीं करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर बहल, ये जो बात आई सिम्टम्स की कि सिम्टम्स पहचाने और तुरंत अस्पताल गए, महिलाओं की बात करें तो क्या हृदय रोग के जो लक्षण हैं महिलाओं में एक जैसे होते हैं, कुछ अलग होते हैं, और अगर हार्ट अटैक आ रहा है क्या फ़र्क रहेगा पुरुषों की अपेक्षा बात करें तो? मैं आपके इस प्रश्न पे उससे पहले एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे। हम बार बार हार्ट अटैक की बात करते हैं क्योंकि वो कॉमन टर्म है, तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा एंजाइना और हार्ट अटैक के बीच में। जैसे डॉक्टर सेठ बता रहे थे, ये जो मिथ है वो इसलिए भी आती है क्योंकि एंजाइना के हर केस में एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत शायद ना हो, वो दवाइयों से भी काम चल सकता हो या बाईपास की ज़रूरत हो, पर हार्ट अटैक के हर मरीज को एंजियोप्लास्टी जहाँ तक हो सके करवानी चाहिए। अब जहाँ तक महिलाओं और पुरुषों में सिम्टम्स का प्रश्न है, जो वुमेन्स में ये देखा गया है कि सिम्टम्स जो हैं एटिपिकल होते हैं। जैसा भी अभी डॉक्टर त्यागी आपको टिपिकल सिम्टम्स बता रहे थे हार्ट अटैक के, वैसे टिपिकल जो सिम्टम्स होते हैं शायद वुमेन्स में उतने कॉमनली नहीं देखे जाते हैं। और जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं एंजाइना के लिए, जैसे स्ट्रेस टेस्ट है या TMT का एक्सरसाइज टेस्ट है, वो भी फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब कि उसमें पॉजिटिविटी दिखा सकता है पर एंजियोग्राफी में शायद ब्लॉक ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वुमेन्स में एंजाइना जो है नॉर्मल कॉरोनरी आर्टरी से और कारणों से एंजाइना हो रहा हो। तो मेल्स और फीमेल्स में सिम्टम्स में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होता है, पर यदि हम एंजियोग्राफी कर लें तो जब एक बार एंजियोग्राफी के रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे तो जो ट्रीटमेंट होगा वो मेल्स और फीमेल्स में लगभग सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जी डॉक्टर पांडा से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर पांडा, ये बताइए, आपने जो कहा था शुरू में कि युवाओं में ये समस्या इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि जीवन शैली की बात है, तो जीवन शैली हम सबकी भी बदली है। अगर हम दोबारा से स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ें, यानी जिसमें जो आप कह रहे थे कि हम एक्सरसाइज को अपनाएं, थोड़ा खान पान का ख्याल रखें, तो अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम अगर होने जा रही हो तो क्या वो रिवर्स हो सकती है? बहुत से लोग ये दावा करते हैं, अक्सर इस तरह की जानकारी इंटरनेट पे भी बहुत घूमती रहती है कि धमनियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल साफ किया जा सकता है। थोड़ा सा जरा इस बात को भी क्लियर करिए और ये भी बताइए कि जीवन शैली बदलने से कितना समय लगेगा कि हम बिल्कुल हृदय रोग से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, ये जो हृदय के जैसे आप बताया, ये बीमारी तो बहुत कम उम्र से शुरू होता है, जैसे टीन एज में 15-20 साल, उसी उम्र से धीरे धीरे जो हमारा लाइफस्टाइल, जैसे बताया लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और इसके वजह से कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपोजिट होता है। जब तक हमको पता चलता है तब तक 40-50 साल हो जाता है, 20-30 साल लगता है। तो इसलिए अभी सपोज हमने कब उम्र में हमारा बच्चे लोगों को सिखाएं कि हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, खाने पीने का प्रॉपर परहेज रखना है, ये सब रखेंगे और स्ट्रेस हैंडल करना है, ये सब करेंगे तो ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट वगैरह होने की चांस बहुत कम है, एक है। दूसरा चीज़ है, इवन इफ जिसका हाई रिस्क फैक्टर है, सपोज फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, प्लस डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो उनका जो बीमारी होने के लिए भी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 10-20 साल ज़्यादा लेट हो सकता है। और जिसका वेरी अर्ली स्टेज है, ये सब उस पर भी रिवर्स ये सब हो सकता है। जी, यही बात डॉक्टर अशोक सेठ, बहुत से लोगों को ये रहता है कि अब तक तो हमने ज़िंदगी ऐसी जी ली, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर संजय त्यागी भी कह रहे थे, आप भी यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ों में डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, पता ही नहीं चलता। तो रिवर्स की अगर हम बात करें, हम जैसे हैं अब यहाँ से अगर हम कल से अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, करेक्ट, क्या होगा? सो आपको ये समझने की बात है कि ब्लॉकेजेस जो बनी है, जो बन चुकी हैं, वो तो नहीं डिसॉल्व होती हैं, वो सिमिलर रहती हैं, बट जो डिक्रीज होता है वो आपका चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, चांसेस ऑफ डेथ जिसे हम कहते हैं। सो ये भी देखा गया है कि देखिए, अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर रूप से करते हैं तो हम 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर को हर 4 किलोग्राम अगर लूज करते हैं तो 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर हमारा कम हो सकता है। अगर हम नमक की मात्रा कम करते हैं
नमक की मात्रा कम करने से 5 से 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर हम सही डाइट लें, फल फ्रूट्स जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हमारा अनदर 5 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो हम अपना ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही 20-25 मिलीमीटर कम कर सकते हैं। जो उस 20-25 मिलीमीटर का ब्लड प्रेशर का कम होने का इफेक्ट जो अपने चांसेस ऑफ हार्ट अटैक या चांसेस ऑफ डेथ पे 25% फर्क पड़ता है। इतना ज्यादा? हाँ, सो हम अपनी एक्सरसाइज, डाइट और ये मोटापा लूज करने में ही और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ही अपना रिस्क फैक्टर 25% कम कर सकते हैं। ये भी कहूँगा कि ये 25% कोई ऐसी गोली नहीं है जो हमारी रिस्क ऑफ डेथ 25% एक ही बार में डिक्रीज कर। जी जी। सो हम तो दवाइयों की तरफ भागते हैं, बट इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे का ये कहा गया है कि एनवायरनमेंट, हार्ट हेल्दी एनवायरनमेंट, क्योंकि हार्ट हेल्दी एनवायरनमेंट कोई दवाई नहीं है, ये हमारे हाथों में है इस एनवायरनमेंट को चेंज करना। अपार्ट फ्रॉम पॉल्यूशन जो मैं कहूँगा हमारे हाथों में नहीं है, और ये पॉल्यूशन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। हम लोग शायद समझ नहीं रहे हैं कि शायद हिंदुस्तान में इसको हम पूरा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम एस्थमा के हिसाब से देते हैं, हम लंग्स के हिसाब से देते हैं, बट वी नो कि पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सब आर्टरीज को नैरो करते हैं, क्लॉटिंग इसमें प्रमोट करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, शायद उसी से कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट होता है। ये एक फैक्टर है जो कि हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट, जबकि पहले कहा गया कि एनवायरनमेंट वो वाले फैक्टर्स हैं कि एक्सरसाइज हम वर्क प्लेस में कर सकें, स्मोकिंग को वर्क प्लेस में हटाएं, हम चलना ज़्यादा करें स्टेयर्स के ऊपर, बट हार्ट हेल्दी एनवायरनमेंट में तो पोल्यूशन भी आ रहा है जिसके किसी तरह कंट्रोल करना है। जी डॉक्टर संजय त्यागी, एक बात जो बहुत ज़्यादा इस दिल के बारे में जब भी बात आती है तो ये बात बहुत ज़्यादा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिन लोगों का है वो बहुत, जिसे कहना चाहिए कि वो खतरे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा और बुलावा भी देते हैं। जी। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल के माहौल में हम समझने की कोशिश करें तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? लोग दिन भर दफ्तर की कुर्सी पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, डेडलाइंस, उसका थक के चूर होके गाड़ी चला के घर पहुंचे, खाना खाया, टीवी देखा, न्यूज़ देखे और सो गए, और ये महीनों महीनों चलता रहता है। ये ब्रेक कैसे हो? ये करेगा कोई कैसे? क्योंकि एक तरफ नौकरी भी है और जिंदगी है। फिर आपने बिल्कुल सही कहा, एक तरफ नौकरी भी है और जिंदगी भी है। अगर आपको जिंदगी चाहिए तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और कितनी करनी पड़ेगी? कम से कम 30 से 45 मिनट। और कहाँ करनी पड़ेगी? ये सुबह करें या शाम करें या दिन में आप अपना टाइम निकालें। आप लंच टाइम में आपको लंच कर रहे हैं उसके पहले निकालें, और या कहीं भी एक्सरसाइज करें, स्टेयर्स पे चढ़ें, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। एक्सरसाइज तो अगर ज़िंदगी बचानी है, ज़िंदगी बढ़ानी है, तो एक्सरसाइज तो हमें करनी ही पड़ेगी। कि एक्सरसाइज का फ़ायदा शुगर कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, हमारा जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है यानी LDL कोलेस्ट्रॉल उसका भी लेवल कम करती है। तो व्यायाम बहुत ज़रूरी है और पॉल्यूशन का कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जिसकी अभी तक हमने ज़्यादा नहीं की, स्मोकिंग की बात। स्मोकिंग किसी भी तरह में, तंबाकू का प्रयोग किसी भी तरह में, चाहे खाने में हो, चाहे स्मोकिंग में हो, चाहे वो बीड़ी में हो या सिगरेट में हो। ये नहीं कि बीड़ी में कम नुकसान होता है या सिगरेट्स में ज़्यादा नुकसान होता है। बीड़ी में भी पाया गया है कि सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसान होता है। ई सिगरेट्स आजकल कोई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी शायद सिगरेट से बच जाएंगे, इसमें नुकसान नहीं होगा, पर उसमें भी नुकसान पाया गया है। तो स्मोकिंग, तंबाकू का प्रयोग किसी भी तरह में बहुत ही नुकसानदायक है। ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हार्ट अटैक बढ़ाता है, कैंसर तो बढ़ाता ही है। जी, एक बात और कर लेते हैं तनाव की, स्ट्रेस की। डॉक्टर पांडा, क्या देखा गया है तनाव के जो मामले हैं? एक तरफ ये भी बात है कि तनाव से मुक्ति पाने के लिए अगर कोई जोर से ठाका लगा देता है तो पूरे शरीर में, आप ही लोग बताते हैं कि 20% रक्त का संचार जो है वो और बढ़ जाता है। तनाव में रहने से क्या हृदय का रोग का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है? स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं ना जी? हाँ जी, स्ट्रेस तो ऐसे लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस, लेकिन थोड़ा मोड़ा स्ट्रेस इज नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन जो कंटिन्यूस स्ट्रेस रहता है उसमें क्या होता है, जैसे शरीर के अंदर जो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, और स्ट्रेस हार्मोन का जो इफेक्ट है उसको एक आपका जो एक आर्टरी को टाइट करता है, तो आर्टरी और उसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और उसके साथ ऑल दिस
प्लस आपका जो शुगर का भी लेवल बढ़ जाता है, ऑल दिस थिंग्स इनडायरेक्टली अफेक्ट्स आपका हार्ट के लिए जी। सो स्ट्रेस जो कंटिन्यूस स्ट्रेस रहता है वो तो दिल के लिए खराब है, बिकॉज इनडायरेक्टली आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज होगा, प्लस आर्टरी का जो नैरोइंग हो के उसके अंदर से समस्या आएगी। हो सकता है। डॉक्टर बहल, यही बात हमने तो बहुत जगह पर ये देखा है कि फिल्मों में ये बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था। कोई खुशी की बहुत खबर आ गई या कोई दुख की खबर आ गई तो एक्टर ने ऐसे छाती पकड़ी और उसके बाद गिर गया। तो क्या आम जिंदगी में भी ऐसा होता है कि तनाव एकदम से इतना ज़्यादा लगे? देखिए, हमें दो चीज़ें पहचाननी होगी। एक तो जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है कॉरोनरी आर्टरीज में, उससे रुकावट आती है। जब 70% से ज़्यादा वो डिपॉजिट हो जाता है तो एंजाइना की बीमारी होती है। अब हार्ट अटैक क्यों होता है? जो ये डिपॉजिट होता है जिसको हम एथेरोमा कहते हैं, वो रप्चर होता है। वो जब रप्चर होता है तो उसमें ब्लड क्लॉट जमता है और पूरी आर्टरीज या धमनी जो है ब्लॉक हो जाती है। और रप्चर होने का कोई कारण होगा या वैसे ही वो मैं उसी प्रश्न पे आ रहा था। जो आपने बताया जो फिल्मी स्टाइल में अटैक होता है, तो हो सकता है वो रप्चर के बहुत से कारण हैं। अभी हमें ये पता नहीं है कि कौन से प्लाक्स जो हैं वो रप्चर करेंगे। उसमें बहुत सा शोध हो रहा है, बहुत सी रिसर्च हो रही है। अब हमें पता लगने लगा है, जांच आने लगी है, जिससे पता लगने लगा है जो वल्नरेबल प्लाक्स हैं जो रप्चर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 20% 30% आर्टरीज में ब्लॉकेज सब में होगा। अब वो 20% जो प्लाक है वो भी रप्चर करके हार्ट अटैक कर सकता है। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आप सुबह स्ट्रेस टेस्ट कराएं जो बिल्कुल नॉर्मल आया और शाम तक वो, जैसे आपने फिल्मी माहौल में बताया, अटैक हो जाए क्योंकि वो प्लाक रप्चर कर गया। तो कुछ स्ट्रेस जो है वो एक्यूट कारण होते हैं, पर जहां हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो क्रॉनिक स्ट्रेस की है। ऐसा देखा गया है कि जो सप्रेस्ड एंगर है, जो कंटिन्यूअस स्ट्रेस है, वो ज़्यादा खतरनाक है। जैसे ओल्ड फैशन एक कहावत थी, हरी वरी एंड करी, वो आज भी उतनी ही यथार्थ है। करी मीन्स अनहेल्दी डाइट, हरी मीन्स जो स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो वही चीज़ें हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स है वो हमें पता है। स्ट्रेस अनक्वांटिफाइबल है क्योंकि उसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, उसको नापना बहुत कठिन है। उसे नापा जा सकता है क्वेश्चनेयर के द्वारा, पर स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी डॉक्टर सेठ, अगर डाइट की बात करें, डाइट को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि वेजिटेरियन डाइट बेटर है, नॉन वेजिटेरियन से क्या खतरा बढ़ जाता है, चॉकलेट्स खाने से क्या खतरा कम हो जाता है। इन विषयों पर ज़रा कुछ ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हमेशा रहते हैं। वेजिटेरियंस को ये कहना होता है कि अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट खाएंगे तो उससे खतरा बढ़ेगा। क्या सही बात है? राइट किरण जी, पहले तो मैं कहना होगा वो फिल्मी बात मुझे अक्सर याद आती है, क्योंकि फिल्मों में सबसे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हार्ट अटैक यही होता है कि जब बेटी किसी लड़के के साथ भाग जी जी, और तभी हार्ट अटैक्स होते हैं। और शायद वो होते भी है कि नहीं, क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल भी बड़ा अच्छा होता है कि अगर छाती पकड़ ली तो या वो जहाज डूब गया, वो जहाज बहुत बड़ा कोई आर्थिक संकट आ गया जी। बट ये भी कहूँगा कि स्ट्रेस, जो पहले एक स्ट्रेस की भी थोड़ा क्लैरिफाई कर ले कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक की लाइफ में है। डिफरेंट तरह के स्ट्रेस होते हैं, चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो, चाहे वो फैमिली स्ट्रेस हो, चाहे वो सड़क पे कार चलाने का स्ट्रेस हो। बट बॉडी को हमें चेंज करना है, माइंड को चेंज करना है कि कैसे वो स्ट्रेस को एक्सेप्ट करता है। और यही इसीलिए योगा दिखाया गया है कि योगा से फ़ायदा होता है कि वो एक मेंटल बैलेंस लाता है। हॉबीज़ हैं, लोग पेट्स रखते हैं, लोग फोटोग्राफी करते हैं, लोग सिंगिंग करते हैं। ये सब की ये जो इफेक्ट आ रहा है माइंड पे, उसको चेंज करना जी। सो स्ट्रेस हर एक में है, हमें चेंज करना है। अब आई डाइट की बात। डाइट के पता है आपको कि हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि डाइट में सैचुरेटेड फैट्स कम हो, क्योंकि आजकल कोलेस्ट्रॉल के बारे में और डाइट में कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये ज़रूर है कि ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो सबसे ख़राब होते हैं। ट्रांस फैट्स वो हैं जो कि अक्सर ऑयल में या स्टोर्ड फूड में पाए जाते हैं। हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि बिस्किट्स, केक्स, फास्ट फूड्स, रीहीटेड ऑयल्स, हलवाई के पास जो ऑयल गर्म होते जा रहा है बार बार, चिप्स, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कि ट्रांस फैट्स हैं। बाहर का खाना, तो जब मैं खाना एडवाइस करता हूँ तो एक सिंपल फैक्ट है, आप घर का खाना खाइए, वो अच्छे ऑयल्स में बना होता है, उसमें ऑयल्स की मात्रा इतनी देखने की ज़रूरत नहीं है कि जितना कि आपने ट्रांस फैट्स नहीं खाए। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। ये भी देखा गया है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब अच्छे पदार्थ हैं जिसमें कि काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट और काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स हैं जो कि हार्ट को हेल्प करते हैं। जहाँ तक चॉकलेट की बात आई, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि दो तरह के शुगर्स होते हैं, और एक जो प्रिजर्व्ड शुगर्स खराब है,
पर चॉकलेट्स में देखा गया कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं, पर दूसरी तरफ कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा जो मोटापा करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत चॉकलेट खाते जाएं, मोटे होते जाएं, उस तरफ कहे कि हमारी हार्ट डिजीज़ कम होती जा रही है। सो हर चीज़ को हमें एक नजराने से देखना है, बट सबसे बड़ा नजराना ये है कि ट्रांस फैट्स का, और दूसरा नजराना ये है कि आर्टिफिशियल शुगर्स का, जो कि हमें काफ़ी नुकसान दे रही हैं। और ये दो चीज़ का अगर हम ख्याल रखें तो हम ठीक रहेंगे। घर का खाना सबसे अच्छा खाना। जी, और फिलहाल चलते हैं डॉक्टर पांडा के पास। डॉक्टर पांडा, ये बताइए कि हमने तमाम बातों पर फिलहाल चर्चा की है कि कारण क्या है। अगर अभी की बात की जाए, वर्तमान स्थिति की बात की जाए, तो क्या किया जा सकता है जिससे ये जो बढ़ता हुआ खतरा है इसे कम किया जा सके? दोबारा था क्वेश्चन, के आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो, किस तरह से हम मॉडिफाई करें अपने लाइफस्टाइल को कि ये जो फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, और जितना खतरा बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके? हेल्दी हार्ट कैसे बना सकते हैं? आई थिंक जैसे हमारा बाकी सब पैनलिस्ट बताएं, वही जो सब चीज़ करना पड़ेगा। पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है। रेगुलर जो जैसे पहला तो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए ना। उसके लिए जगह टाइम नहीं है, फिर भी जो सपोज इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कार, आपका जो ऑफिस नज़दीक है 1 किलोमीटर पैदल चल के चलिए, और ऑफिस बिल्डिंग में तो लिफ्ट के बिना इस्तेमाल करके जो स्टेयरकेस इस्तेमाल करिए। तो ये सब एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, खाने पीने का जो परहेज रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा इंडियन का जो वेजिटेरियन फूड अच्छा है, ऐसे बात नहीं है कि हमारा जो मेरा जो पेशेंट है ऑलमोस्ट 80% पेशेंट वेजिटेरियन है। तो सब वेजिटेरियन खाना अच्छा नहीं है। उसमें से जैसे डॉक्टर सेठ ने बताया, जो ट्रांस फैट और जो रिफाइंड शुगर वगैरह है वो सब अवॉइड करना चाहिए, और जितना नेचुरल फूड हो सकता है उतना बेहतर है। और उसमें ऑयल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि स्मॉल क्वांटिटी ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। और फूड में ज़्यादातर वेजिटेबल और जो ड्राई फ्रूट्स में जैसे आलमंड वालनट वगैरह रहना चाहिए। और जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए फिश या एग वाइट वगैरह अच्छा है। और डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है तो उसमें से जितना है जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए जी। नंबर 1 जिसमें तो एक्सरसाइज, सेकंड थिंग डाइट, तीसरा चीज़ है जो रेगुलर चेकअप करके देखना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा पैनलिस्ट डॉक्टर बेला नदर बताया कि 90% टाइम्स तो पता नहीं चलता है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। पता भी चला तो 90% टाइम ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर पांडा, जैसे अगेन मैं रिपीट करूंगा, आपको हम धन्यवाद कहें उससे पहले अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हार्ट डिजीज के प्रिवेंशन में वो सबसे बड़ी गलती क्या है जो अक्सर हम कर दिया करते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर पांडा, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर पांडा, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हार्ट डिजीज की प्रिवेंशन में वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो हम सब कर जाते हैं और जिस बात का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है? आप एक ही चीज़ बताएं कि जो सबसे बेस्ट है हार्ट बीमारी करने के लिए, आई थिंक लीड ए वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डॉक्टर पांडा, मुंबई से जुड़ने के लिए टोटल हेल्थ में आपका बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। आपको बता दें 592 एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि आंख के किस भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी, कॉर्निया वो भाग है आंख का जिसे प्रत्यारोपित यानी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि इनमें से क्या हृदय रोग के खतरे को कम करता है। ऑप्शन ए धूम्रपान, ऑप्शन बी अधिक घी तेल का सेवन, ऑप्शन सी व्यायाम, या फिर ऑप्शन डी शराब। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी हमें इस पहेली का सही जवाब भेजिए और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 592 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर अशोक सेठ से कि वो सारी करेक्ट एंट्रीज में से बताएं कि आज के लकी विनर कौन है। डॉक्टर अशोक सेठ। आज के विजेता हैं राजेंद्र पिलानी, नवी मुंबई से।
इनको बहुत बधाई राजेंद्र पिलानी को। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर वी के बहल आपको, हृदय रोग सिर्फ बुजुर्गों को होता है? गलत। जो हमने अभी इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, हृदय रोग यंग एज में भी हो सकता है, स्पेशली जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं या हाइपरटेंशन की बात करते हैं। तो ये एक मिथ है कि ये सिर्फ ओल्ड एज में होगा, यंग को नहीं हो सकता। आजकल तो हम 20 साल 30 साल सेकेंड थर्ड डिकेड में हार्ट अटैक बहुत कॉमनली देख रहे हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, हृदय रोग का खतरा किसे ज्यादा है, पुरुषों को या महिलाओं को? तो दोनों को। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो विमेन में बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ हार्ट डिजीज है, ब्रेस्ट कैंसर से भी ज्यादा, 6 गुना ब्रेस्ट कैंसर से भी ज्यादा। डॉक्टर संजय त्यागी, अगर परिवार में किसी को हृदय रोग हो तो व्यक्ति को हृदय रोग अवश्य होगा? जरूरी नहीं है, पर दुगनी संभावना जरूर हो जाती। डॉक्टर बहल, हाई ब्लड प्रेशर किस रेंज में होने पर हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है? किसी भी रेंज में 140-90 जैसे हम एक कट ऑफ कॉमनली लेते हैं ऊपर का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, या एल्डरली में अब कुछ बढ़ा दिया गया 150-90, या डायबिटिक्स में और थोड़ा कम होना चाहिए। ये कंटिन्यूअम है, जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। डॉक्टर अशोक सेठ, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव किस उम्र से शुरू हो जाता है? ये तो 3 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। और ये जमा जो हो रहा होता है ये बहुत राइज करता है अगर हाई कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हो, ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल हो। इसीलिए बड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो, उनको सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, क्योंकि धमनियाँ तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एबनॉर्मल प्रोसेस बन जाता है जब हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जी डॉक्टर संजय त्यागी, क्या तनाव की वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है? जरूर, बिल्कुल पड़ सकता है। डॉक्टर वी के बहल, मोटा व्यक्ति अगर वजन कम कर ले तो क्या हृदय रोग का खतरा कम हो जाएगा? जी, जैसे मोटापे से 2-3 चीज़ें हम नापते हैं मोटापे में, BMI है या वेस्ट सरकमफ्रेंस है या वेस्ट हिप रेशियो है, जिसमें से कॉमनली जैसे वो कहते हैं आपका दर्जी जो फैमिली दर्जी है वो आपको बता सकता है कि आपको हार्ट अटैक होने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि जो वेस्ट की जो नाप है वो 40 या 35 इंच मेल्स एंड फीमेल्स में होनी चाहिए। इंडियंस में उसको कम रखा गया, 36 इंच से ज़्यादा मेल्स में या 32 इंच से ज़्यादा फीमेल्स में। तो मोटापा जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है वो एक खतरा है, एक रिस्क फैक्टर है, उसको कम करें तो हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है। डॉक्टर अशोक सेठ, तंबाकू का सेवन घटाने से क्या ये खतरा कम होगा? घटाने से नहीं, बंद करने से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 साल लगते हैं उस खतरे को नॉर्मलाइज होने में जो कि नॉन स्मोकर्स की तरह है। बिल्कुल बंद, जीरो। जी। और डॉक्टर संजय त्यागी, अब आपसे सवाल कि शराब से सिर्फ तभी नुकसान होगा जब साथ में बीड़ी सिगरेट का सेवन किया जाए? नहीं, शराब का प्रयोग बहुत नुकसानदायक है। हार्ट की मांसपेशियों को भी कमज़ोर करता है, जिगर को तो खराब करता ही है, दिल के लिए नुकसानदायक है। डॉक्टर बहल, क्या हाई ब्लड प्रेशर दवा के बिना भी कम किया जा सकता है? जी, यदि आपको ओबेसिटी है या आप मोटापा है, तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यदि आप मोटापा कम करें तो ब्लड प्रेशर कम आ सकता है। सॉल्ट कम कर दें अपनी डाइट में तो ब्लड प्रेशर कम आ सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें तो ब्लड प्रेशर कम आ सकता है। योगा करें तो ब्लड प्रेशर कम आ सकता है। हर केस में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा कि आपके नंबर्स क्या हैं। डॉक्टर सेठ, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कैसे घटाएं? उसका सबसे बेस्ट 2 तरीके हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे कि मोटापा कम होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और जो डाइट है जो कि कम लेना चाहिए सैचुरेटेड फैट्स में। ये 2 एक इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल कम किया जाए। डॉक्टर संजय त्यागी, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी से बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी LDL घटेगा या अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL बढ़ेगा? LDL कोलेस्ट्रॉल कम होता है और HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। डॉक्टर बहल, क्या मधुमेह रोगियों को अधिक सावधान रहना चाहिए हृदय रोग के लिए? जी, डायबिटीज़ को एक बहुत ही मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का। ऐसा देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ होती है उनको अक्सर कार्डियक प्रॉब्लम लाइफ स्पैन में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उनमें ब्लड प्रेशर भी कम रखना पड़ेगा, ब्लड शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी रिस्क फैक्टर है उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना दिमाग और दिल के बीच का एक युद्ध है। दिमाग कहता है ये करना चाहिए, दिल कहता है कि नहीं, मैं कुर्सी पर बैठ के आराम करूं और टीवी देखूं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, एनवायरनमेंट के हाथ में है, जिनको देखा है। इसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाएं तो सबसे पहला कियोस्क जो आपको दिखता है वो सिगरेट और बीड़ी बेचते हुए दिखता है। वो देख के मुझे बहुत दुख होता है
कि क्या हमारे एयरपोर्ट्स पे हम उसको बंद नहीं कर सकते? तो कुछ चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, कुछ हमें करनी चाहिए। जी, तो ये जो युद्ध है ये मिलकर ही लड़ना होगा। डॉक्टर अशोक सेठ, हृदय रोगियों को या फिर वो जिन्हें पहला हार्ट अटैक हो चुका है, क्या सावधानी रखनी होगी? उनको ये जो सब सावधानियां बताएं ये तो है ही, बट कई बार मेरे से पेशेंट पूछते हैं हमें इन दवाइयों पे ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल एलोपैथिक मेडिसिन में डेफिनेटली मेडिसिन हैं जो दोबारा हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती हैं, जो आउटकम बताती हैं, जो मरने से बचाती हैं। और जो हम दवाइयाँ देते हैं हार्ट अटैक के बाद, उनमें कई 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयाँ जिनसे देखा गया कि लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ प्रोलॉन्ग होती है। कोलेस्ट्रॉल की दवा है जो कि कम करनी है, वो हर एक पेशेंट को मिलती है। एस्प्रिन हमें पता है कि हर पेशेंट को देनी है कि दोबारा हार्ट अटैक से बचाती है। कुछ एस इनहिबिटर्स जैसी दवाइयाँ हैं जो कि बचाती हैं। ये अनिवार्य हैं और हम इन दवाइयों को देते हैं, और हमारा ये देखा गया है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये 3-4 दवाइयाँ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और इसलिए पेशेंट को कभी ये ना समझना चाहिए कि ये फालतू में दी जा रही है, ये एक्चुअली सेकेंड हार्ट अटैक से बचाती है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ करती हैं। जी, डॉक्टर संजय त्यागी, आखिरी सवाल आज के इस रैपिड फायर राउंड का आपको, आप चाहें तो इसका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जवाब भी दे सकते हैं। हृदय रोग ना हो और हृदय स्वस्थ रहे, क्या ये संभव है? बिल्कुल पूरी तरह संभव है। अपना मोटापा कम करें, हम नंबर्स को अपने जानें कि क्या हमारे नंबर्स होने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खान पान में रेशेदार पदार्थों का इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, सैचुरेटेड फैट्स वाले यानी कि जो सर्दियों में जम जाते हैं उनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उन तेलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तेल और घी कितना इस्तेमाल करें? 3 से 4 चम्मच या अधिक से अधिक 5 चम्मच तक पूरे दिन भर में। नमक कितना इस्तेमाल करें? हम बात कर रहे हैं कि नमक कितना होना चाहिए डाइट में, 1 चम्मच या उससे कम होना चाहिए नमक। और जब हम स्ट्रेस कम करने की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज का बड़ा रोल है, योगा और मेडिटेशन भी उसमें हेल्प करते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नियमित लें। जिनको शुगर यानी कि मधुमेह की बीमारी है तो उनकी दवाइयों का नियमित प्रयोग करें। और स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो जहर है शरीर के लिए, तो इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर हम उसका ध्यान रखेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रखेंगे, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल क्या है? 160 से नीचे टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो 100 से कम होना चाहिए। ऐसे ही आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है तो 110 से कम होना चाहिए। जब आप मोबाइल के नंबर याद रखते हैं तो अपने नंबर भी याद रखिए। डॉक्टर बहल ने बात की आपके वेस्ट की सरकमफ्रेंस की, पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए वेस्ट, और महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं इनका जरूर ध्यान रखिए। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संजय त्यागी, डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर वीके बहल, आप सभी का। विशेषज्ञों ने हमने बहुत सारी बातें आज जानी हैं, लेकिन ज़रूरत है कि इन बातों को जानकर हम इनका पालन करें, इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और साथ ही मुस्कुराते रहें, क्योंकि कहा जाता है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो न सिर्फ हृदय रोग से बल्कि कई और परेशानियों से भी बच सकते हैं। सक्रिय जीवन शैली और खुश मिजाज रहना और बताए गए तमाम जो नंबर्स हैं अपनी सेहत को लेकर वो सब याद रखना, बस यही संदेश है इस वर्ल्ड हार्ट डे पर यहाँ विशेषज्ञों का। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए, और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।